बीजेपी। लेकिन अब यहाँ से ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जो 5 महीने पहले, 6 महीने पहले जून में एक विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ, उसकी स्थिति क्या है? तो समीर चौगांवकर काउंटर करना था संयुक्त विपक्ष को, और ये संयुक्त विपक्ष अभी उलझा हुआ है सीट शेयरिंग के पेंच में। फारूक अब्दुल्ला का अलग बयान है, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, अगर सीट शेयरिंग हुआ तो अलग अलग दल बना लेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि 42 पर 42 हम लड़ेंगे क्योंकि तवज्जो नहीं मिल रही है। इधर कांग्रेस को दरकिनार करके अखिलेश यादव आरएलडी को 7 सीटें दे देते हैं। तो जिस यूनाइटेड विपक्ष के सहारे विपक्ष की नैया थी वो डगमगा रही है क्या? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि विपक्ष जिस पर्पस से बना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, और इसलिए इस विपक्ष ने 23 जून को पटना में पहली बैठक की थी। आप देखिए 23 जून को जो पटना में पहली बैठक हुई थी उसको आज लगभग 7 महीने होने को आ गया। 21 तारीख है, कल परसों 23 तारीख हो जाएगी। तो आप देखोगे तो 7 महीने हो चुके उस बैठक को। उस बैठक में विपक्ष ने क्या हासिल किया? उसके बाद वो बंबई में बैठे, कर्नाटका के अंदर बैठे, बेंगलोर में बैठे और भी दिल्ली में बैठ के की तमाम उनकी बातचीत होती रही। लेकिन विपक्ष ने क्या हासिल किया? मुझे लग रहा है कि विपक्ष 23 तारीख को जून को जहां बैठा था आज भी वहीं पर है। आप ये कह सकते हैं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल भरूच में जाते हैं तो सीट घोषित कर देने, यहाँ से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी घोषित कर दी थी कि सीतामढ़ी से उनका उम्मीदवार लड़ने वाला है। पंजाब को लेकर, दिल्ली लेकर कोई सहमति नहीं बनती है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी को 7 सीटें दे देते हैं और कह देते हैं कि नगीना सीट से चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली में बैठकर विपक्ष के साथ बैठकर, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर सीटों का जो समीकरण है, जो रस्साकशी चल रही है, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है, उसका समाधान निकालना था। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। आज मुझे बताइए 28 दल रहे हैं, आज किसी भी एक राज्य का मुझे उदाहरण दे दीजिए जहां विपक्ष ने कह दिया है कि हमारा यहां पर गठबंधन हो गया है, इस राज्य में हमें सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया, यहां पर हम बात नहीं करेंगे। क्या बिहार में नीतीश और लालू ने जिस चतुराई से सरकार बना ली थी, इतनी बैठकों के बाद भी क्या वो बिहार की सीटों पर पाए हैं? नहीं, बड़ी चुनौती क्या है समीर जी? बड़ी चुनौती क्या है कि एक तरफ राम मंदिर का ये उत्साह है, भक्ति काल पूरा चलता हुआ नजर आ रहा है, ये ज्यादा बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए कि सेंटर स्टेज पॉलिटिक्स पर जहां धर्म खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसे कैसे काउंटर करे? या फिर चुनौती भीतरी ज्यादा है, वो जो इनसाइडर एक पॉलिटिक्स चल रही है, सीट शेयरिंग नहीं हुई, संयोजक नहीं बना, बाकी चीजें तय नहीं हुई, वो ज्यादा बड़ी चुनौती है? देखिए विपक्ष को तो 2014 में ही समझ लेना था कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी बड़ी चुनौती बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी बनने जा रही है। 2014 में तो राम मंदिर का मामला नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 270 सीट लेके आ गई थी। 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लेके आती है। तभी राम जन्मभूमि का निर्माण का मामला नहीं था। अब तो राम मंदिर बन चुका है। 22 तारीख को कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी राम नाम के नाम प्रचार करती रहेगी और गली गली में हर जगह ये कहती रहेगी कि विपक्ष ने राम मंदिर का बहिष्कार किया था। सोनिया गांधी राम मंदिर दर्शन करने नहीं गई, अखिलेश यादव नहीं गए, नीतीश लालू नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गई। यह घर घर तक बात पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका वोटर के माइंडसेट पर असर होगा समीर? देखिए सिर्फ राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हाँ। राम के साथ राम जुड़ रहा है। 2014, 2019 में प्रधानमंत्री को जो वोट मिला है वो 2019 का वोट प्रधानमंत्री मोदी के काम पे वोट मिला था। अब काम के साथ राम भी जुड़ जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 50% का वोट बैंक और 400 सीटों का टारगेट किया है, उसके अंदर राम का नाम और राम मंदिर का निर्माण एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। ठीक है। उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि राम के नाम पर वो जो 2019 में उसने प्रदर्शन किया था वह बरकरार रहने वाला है। और विपक्ष जो फिलहाल स्थिति 2019 के बाद से आप देख रहे हो या इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष अभी सहमति पर नहीं पहुंच पा रहा है, अपना संयोजक निर्णय नहीं कर सका है, आपस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो ये आप तय मानिए कि उत्तर भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह की चुनौती नहीं है। विनोद शर्मा, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि दक्षिण के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो फोकस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कांग्रेस की बैकबोन आज की तारीख में दक्षिण के राज्य हैं।
52 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी 2019 के अंदर, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें दक्षिण से आई थी। हाँ। केरल में 20 में से 15 सीटें कांग्रेस जीत लेकिन चुकी है थी। तो मात्र, हाँ है तो मात्र साउथ में, जहां पे हम कहते हैं कि भैया कांग्रेस वहां ताकतवर पोजीशन पर है, वहां भी 28 सीटें हैं कांग्रेस की, मात्र 28 सीटें। तो यही तो यही भारतीय जनता पार्टी टारगेट लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर कांग्रेस को 52 से और नीचे लेके आना है तो दक्षिण के अंदर कांग्रेस को तोड़ना होगा। उत्तर भारत में तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, भारतीय जनता पार्टी जानती है। दक्षिण के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, अभी 20 दिन पहले अमित शाह के यहाँ पर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की और संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई थी। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है दक्षिण के राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को कि दक्षिण में हमारे पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो आप विपक्षी पार्टी का तोड़ के लेके आइए, आप किसी दक्षिण के अभिनेता को लेके आइए। हाँ, वो अमित शाह तो ये कह चुके हैं कि भाई 2024 के बाद ये बहस खत्म हो जाएगी कि बीजेपी सिर्फ काऊ बेल्ट की पार्टी है या हिंदी पट्टी की पार्टी है। ये बहस खत्म हो जाएगी 2024 के बाद, ये अमित शाह कह चुके हैं और सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं। लेकिन विनोद शर्मा, अब ये बताइए कि भाई विपक्ष कहां खड़ा हुआ इस समय नजर आ रहा है? राम नाम भी है, काम भी है, डेडली कॉम्बिनेशन है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, 47 तक विकसित भारत का संकल्प है, तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो विपक्ष है, काउंटर है विपक्ष के पास? कहा जाता है ना नीति है, ना नियत है, ना चेहरा है, ये आरोप लगता है।